मम्मी, आंटी का पेट इतना फुला क्यों है? बेटा, आंटी के पेट में ना छोटा सा बेबी। अंकल के पेट में भी बेबी है? गर्भवती महिलाओं का ये झूठ आपके होश उड़ा देगा। हमारे भारत देश में कुछ मिले या न मिले, लेकिन एक चीज फ्री में मिल जाएगी और वो है नसीहतें। और नसीहतें यानी कि फ्री की सलाह। ये भंडार तब और ज्यादा खुल जाता है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है। बेटा, दूध में केसर डालकर पियो, बच्चा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा होगा। दोस्तों, प्रेगनेंसी में इस तरह की कई सारी बिन मांगी सलाहें मिलती रहती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त। जैसे कि प्रेगनेंसी में सीढ़ियां नहीं चढ़नी चाहिए, और स्विमिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, और सेक्स तो भूलकर भी मत करना। लेकिन क्या ये सारी फ्री की सलाहें जो होती हैं वो बिल्कुल सही है, या फिर बिना सिर पैर वाली ये बातें पूरी तरह से खोखली हैं? दोस्तों, सबसे पहले ज्ञान की बात तो ये है कि हमारा शरीर अरबों छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। नहीं दोस्तों, बैटरी वाले सेल नहीं, बल्कि यहाँ पर सेल्स का मतलब कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यूज बनाती हैं। अब जब टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो इससे ऑर्गन्स बनते हैं, और फिर ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कोशिकाओं के बारे में। क्या आपको मालूम है कि इंसानी शरीर में सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आपको बता दें कि इंसानी शरीर में जो सबसे छोटा सेल होता है वो है स्पर्म, और जो सबसे बड़ा सेल होता है वो है ओवम या फिर एग। दोस्तों, स्पर्म यानी कि शुक्राणु भले ही छोटे होते हैं, लेकिन ये 1 मिनट में अपने आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा का सफर कर लेते हैं। मानव शरीर से एजैकुलेशन के दौरान 1 अरब से भी ज्यादा स्पर्म निकलते हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे पहले अंडे तक पहुंचता है वही उसे फर्टिलाइज कर पाता है। फर्टिलाइजेशन के कुछ 30 घंटे के बाद अंडा 1 से 2 सेल्स में तब्दील हो जाता है, और फिर धीरे धीरे 2 से 4 और फिर 4 से 8, और फिर ऐसा करते करते ये सेल्स अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में 3 दिन लगते हैं। ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक ये फर्टिलाइज अंडा यूट्रस की लाइनिंग पर जाकर नहीं लग जाता। एक बार जब ये फर्टिलाइज हो चुका होता है तो ये अंडा यूट्रस की लाइनिंग पर जाकर लग जाता है, तो फिर महिलाओं को पीरियड्स नहीं होते, और फिर महिलाओं का प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है, जिससे शरीर में 9 महीने तक कई सारे बदलाव होते हैं। मतलब क्या कहें, सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। कोख में पल रहा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे यूट्रस यानी कि गर्भाशय का आकार बढ़ता चला जाता है। आपको बता दें कि प्रेगनेंसी से पहले गर्भाशय का आकार एक सेब से भी छोटा होता है, जिसका वजन लगभग 60 ग्राम के करीब होता है। स्पर्म अंडे के साथ ठीक तरह से फर्टिलाइज कर सके, इसके लिए गर्भाशय का निचला हिस्सा, जिसे सर्विक्स भी कहते हैं, वो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। असल में ये सर्वाइकल म्यूकस रिलीज करता है, जो कि स्पर्म को हिफाजत से अंडे तक पहुंचाने का काम करता है। इसी दौरान शरीर में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के हार्मोन्स निकलते हैं, जो कि गर्भाशय की लाइनिंग को मोटा बना देते हैं, ताकि फर्टिलाइज अंडा वहां पर आराम से टिक सके। अगले 12 हफ्तों में प्लेसेंटा बनती है, जो कोख के अंदर बच्चे की जरूरतों का ख्याल रखती है। इसी वजह से कहा जाता है कि शुरुआती 12 हफ्ते बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। प्लेसेंटा गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए बच्चे का जरूरी पोषण होता है। बच्चे के जन्म के वक्त प्लेसेंटा का वजन करीब 700 ग्राम तक होता है। फर्टिलाइज कर चुका अंडा जैसे यूट्रस की लाइनिंग से जुड़ता है, वैसे ही गर्भाशय का आकार बढ़ने लगता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इस बात को सुनिश्चित करता है कि यूट्रस लगातार बढ़ता रहे, ताकि बच्चे को जगह की कोई कमी ना हो। अब आप खुद ही सोचिए, जो गर्भाशय एक वक्त पर सेब के आकार का था, 9 महीने बाद वो एक तरबूज से भी बड़ा हो चुका होता है, यानी कि पहले से 20 गुना ज्यादा बड़ा, और ये अंत तक अपना काम जारी रखता है। गर्भाशय की मांसपेशियां जब सुकून नहीं लगती तो उसी की वजह से लेबर पेन उठता है। ये जो दर्द होता है ये बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें 21 हड्डियों के एक साथ टूटने जैसा दर्द होता है। इस प्रोसेस को कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसी प्रोसेस की वजह से बच्चा गर्भ से बाहर आ पाता है। जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है तो गर्भनाल उसकी नाभि से जुड़ी होती है, जिसे काटना पड़ता है, और फिर बच्चा पूरी तरह से आजाद हो जाता है। दोस्तों, बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय को वापस से उसी आकार में आने के लिए हफ्तों तक का वक्त लग सकता है। जी हाँ, तरबूज के आकार की हो चुकी गर्भाशय को अब वापस से सेब के आकार में आने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा ही, जहाँ ये हर दिन 1 सेंटीमीटर तक सिकुड़ती है। और जब तक कि पूरा प्रोसेस चलता रहता है, तब तक 6 हफ्तों के दौरान लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, यानी कि आपका शरीर प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद भी लगातार काम पर लगा रहता है। यही वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान
और बच्चे के जन्म लेने के बाद महिलाएं अपना पूरा ध्यान रखें। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि आप चलना फिरना ही बंद कर दें। ध्यान रखने का मतलब है कि आप अपने शरीर को लगातार काम पर लगाए रखें। हाँ, भारी काम नहीं करने हैं, लेकिन शरीर की मूवमेंट बहुत जरूरी है। साथ ही साथ अच्छा खान पान भी प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद दोनों के लिए ही बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी की जो शुरुआती 12 हफ्ते होते हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया था, इस दौरान सेल्स मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अभी इन सेल्स ने बच्चे का आकार नहीं लिया होता है और 80% मिसकैरेज जो होते हैं वो इन पहले 12 हफ्तों में ही होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है शुरुआती 12 हफ्ते तक यानी कि 3 महीनों तक बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं कि भैया संभल कर चलो, ज्यादा दौड़ भाग मत करो। पहले 3 महीने में हार्मोन्स के ऊपर नीचे होने के कारण कई महिलाओं को बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होती है, बहुत नींद आती है। और अगर आपके साथ भी ऐसा है तो बेझिझक सोइए, अपने शरीर की बात सुनिए और आराम कीजिए, क्योंकि शरीर के विरोध में जाकर इस दौरान कुछ भी करना सही नहीं है। लेकिन अगर आप स्वस्थ महसूस कर रही हैं तो दूसरों के अनुसार चलना फिरना बंद ना करें और जबरदस्ती की नींद लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों, अगर चौथे से छठे महीने की बात करें तो इसे सबसे आसान माना जाता है, क्योंकि इस दौरान आप एक्सरसाइज, योगा और स्विमिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन हाँ, चीजें वही कीजिएगा जिससे कि आपके शरीर को आदत हो। यानी कि अगर आप लगातार योगा करती हैं तभी योगा कीजिएगा। अगर आप स्विमिंग में पहले से ही करती आ रही हैं तभी आप चौथे से छठे महीने के बीच स्विमिंग कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी नया ट्राई करने की कोशिश ना करें। वैसे प्रेगनेंसी के दौरान स्विमिंग करने की सलाह कुछ ज्यादा ही दी जाती है, क्योंकि पानी के अंदर शरीर पर ग्रेविटी का असर बहुत कम होता है, इसलिए थकान भी कम होती है। और स्विमिंग को तो आप 40वें हफ्ते तक भी जारी रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगी तो बच्चा भी फिट होगा। अब दोस्तों, अगर खान पान की बात की जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान और उसके बाद भी पौष्टिक आहार पर पूरा ध्यान देना होता है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपको 2 लोगों का खाना खाना है। आपको सिर्फ अपनी इच्छा और पेट के अनुसार ही खाना खाना होता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेकर इस दुनिया में कदम रखता है तो उसका पेट एक मटर के दाने जितना होता है। अब जन्म लेने के बाद बच्चे का पेट इतना छोटा है तो आप खुद ही सोचिए, जब वो आपकी कोख में होगा तो उसका पेट कितना छोटा होगा। अब इतने छोटे से पेट में क्या एक पूरे इंसान का खाना जा सकता है? नहीं ना। ऐसे में अगर आप दादी नानी के नुस्खे सुनकर 2 लोगों का खाना खा रही हैं तो उन दोनों लोगों का खाना आप ही को असर करेगा, इसका बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। वैसे दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, इसीलिए इस दौरान दूध आपके लिए सबसे अच्छा होगा। पर कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें दूध से एसिडिटी होती है। इस परिस्थिति में वो अपने साथ जबरदस्ती ना करें। और हाँ, दूध कोई डिटर्जेंट पाउडर तो है नहीं कि शरीर में जाती है आपके बच्चे को गोरा कर देगा, और ना ही नारियल पानी ऐसा कर पाता है। नारियल पानी एसिडिटी से बचाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान इसे पीना फायदेमंद है। लेकिन अगर आप ये सोचकर नारियल पानी पी रही हैं कि आपका बच्चा गोरा होगा तो अपने ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दीजिए। और हाँ, हमारे बुजुर्ग दूध में केसर डालकर पीने के लिए इसलिए नहीं कहते हैं कि इससे बच्चा सुंदर पैदा होगा, बल्कि केसर के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपको बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। और प्रेगनेंसी के दौरान माँ का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए केसर का सेवन करने की सलाह दी जाती है। और हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बड़ी गलतफहमी लोगों को ये होती है कि सेक्स नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे को चोट लग सकती है। पर दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेनिट्रेशन वजाइना में होती है और जो बच्चा होता है वो उसके ऊपर गर्भाशय में होता है, और इन दोनों चीजों के बीच में सर्विक्स की लेयर होती है, तो बच्चे तक पहुंचने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की दिक्कत है और डॉक्टर ने आपको मना किया है तो डॉक्टर की बात सुन ले। कम शब्दों में कहा जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान 2 चीजों की बात जरूर सुने, पहले तो अपने शरीर की और दूसरी डॉक्टर की। आपका शरीर जिस हिसाब से रहने के लिए कहता है आप उसी हिसाब से रहिए, और डॉक्टर जो कहता है उसकी पूरी सलाह मानिए। उम्मीद है दोस्तों आपको प्रेगनेंसी से जुड़े सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।